हेलो एवरीबॉडी। अब बात करते हैं भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत और यूरोपियों के बीच बहुत ही पहले से ही व्यापारिक संबंध रहा है और जब सिकंदर के आगमन हुए थे तो नए मार्गों को खोलकर व्यापार को और अधिक बढ़ा दिया गया था। उन दिनों व्यापार के 3 महत्वपूर्ण मार्ग थे। पहला मार्ग अफ़गानिस्तान से मध्य एशिया से कैस्पियन सागर से काला सागर के तट पर समाप्त होता था। यूरोप के बॉस्फोरस स्टेट्स पर स्थित कस्तूनतुनिया व्यापारिक केंद्र बना हुआ था। दूसरा मार्ग फारस और सीरिया होते हुए भूमध्य सागर के तट पर स्थित सिकंदरिया बंदरगाह को जाता था और जो तीसरा था वो समुद्र से होकर जाता था। समुद्री जहाज अरब सागर से फारस की खाड़ी फिर लाल सागर होते हुए जाते थे। फिर वेनिस और जेनुआ के व्यापारी इस माल को यूरोप के बाज़ारों में पहुंचाते थे। 1453 ईस्वी में जब कस्तूनतुनिया पर अरब तुर्कों का अधिकार हो गया था तो तीनों व्यापारिक मार्ग बंद हो गए, जिससे कि एशिया के मसालों का या व्यापारिक वस्तुओं का भाव यूरोप के बाज़ारों में बढ़ने लगा। इसके बाद यूरोपियों ने भारत के लिए मार्ग खोजने शुरू कर दिए। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज में पुर्तगाल सबसे भाग्यशाली रहा। इस देश के पास अटलांटिक महासागर का तट था, तो इस देश के जो नाविक थे वो समुद्री गतिविधियों में काफ़ी अभ्यस्त हो चुके थे। अफ्रीका महाद्वीप का समुद्री किनारा भी इस देश से ज़्यादा दूर नहीं था। इस प्रकार पुर्तगाली लोग भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग के साथ साथ अफ्रीका के पश्चिमी समुद्री किनारे के साथ साथ दक्षिण की ओर बढ़े और 1481 ईस्वी में कांगो नदी तक जा पहुँचे और सन 1487 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक बार्थलोमदियाज तूफानों में भटकता भटकता अफ्रीका के दक्षिणी समुद्री किनारे के छोर पर पहुंच गया और इसने इसका नाम उत्तर माशा या कैप ऑफ गुड होप रखा। फिर 1497 ईस्वी में वास्को डी गामा दियाज के काम को पूरा करने के लिए निकला और कैप ऑफ गुड होप पहुंचा। फिर वह इस अंतरिक्ष का चक्कर लगाते हुए हिंद महासागर के मोजम्बिक नामक टापू पर पहुंचा। उसने भारतीय जहाज़ देखे और भारतीय जहाज़ों को पैसे देकर अपनी सेवा में नियुक्त किया और 22 अप्रैल 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी किनारे कालीकट पर पहुंचा, जहां के हिंदू शासक जमोरिन ने इसका भव्य स्वागत किया। इस प्रकार 1498 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा भारत पहुंचने के मार्ग की खोज हुई। वास्को डी गामा भारत में 3 महीने रुका। उसके बाद अरब और तुर्कों ने विरोध कर दिया और वह वापस लौट गया। यात्रा में उसे 60 गुना ज़्यादा मुनाफा हुआ। इस वजह से वास्को डी गामा फिर 1501 ईस्वी में भारत आया और 1503 ईस्वी तक रहा और पुर्तगालियों ने कालीकट, कोचीन और कनानौर में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। पुर्तगाली आने के बाद अरबों के समुद्री व्यापारिक मुनाफे में अब कमी आने लग गई थी, तो उन्होंने जमोरिन को उकसाया और जमोरिन ने पुर्तगालियों पर आक्रमण कर दिया, परंतु वह पराजित हुआ। इस जीत से पुर्तगाली सैन्य शक्ति का प्रभुत्व जम गया। इसके बाद फ्रांसिस्को दी अल्मेडा आया। यह भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। उसका विश्वास था कि पुर्तगालियों को भारत में अपना राज्य विस्तार करना चाहिए और इसने बोला पुर्तगाली कारखाने अपने समुद्री तटों के आसपास बनाने चाहिए, क्योंकि यहाँ उनकी सुरक्षा जहाजी बेड़ों से की जा सकती है, क्योंकि इनके पास ज़्यादा बड़ी सेना उस समय नहीं थी। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी भी लागू की। यह कहता था कि जब तक हम सागर में शक्तिशाली रहेंगे तब तक भारत पर हमारा अधिकार रहेगा।
इसके बाद अल्बुकर्क दूसरा भारत में पुर्तगाली गवर्नर था 1509 से 1515 तक। इसने 4 योजना अपनाई। पहला, कुछ क्षेत्रों पर अधिकार करके उन पर शासन करना। दूसरे, पुर्तगालियों के साथ हिंदुस्तानी लड़कियों के विवाह। तीसरा, किले बनाना। चौथा, देशी व्यापारियों में पुर्तगाली राजा का प्रभुत्व मानकर उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित करें। अब अल्बुकर्क ने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया और इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना और यह भारत में पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर बन गया। इसके बाद मलक्का पर अधिकार कर लिया और लंका में कोलंबो में अपनी फैक्ट्री खोली। इसके अलावा कोचीन में भी एक दुर्ग बनवाया। इसने अपने शासन को सही से चलाने के लिए हिंदू क्लर्क रखे। इसके अलावा उसने फौज में कुछ देसी सैनिक भी भर्ती किए और सैनिकों के लिए विद्यालय भी खुलवाया। जैसे इसने अपना व्यापार और राज्य और बढ़ाना शुरू किया तो 1631 ईस्वी में शाहजहाँ ने इन पर आक्रमण करके बंगाल में इनकी शक्ति को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। इसके अलावा 1622 में ईरानियों ने भी आरमूज को हथिया लिया। इसके बाद लंका और मलक्का पर डचों ने अधिकार कर लिया। इसके अलावा मराठों ने भी साल सेतु और बसीन जीत लिए थे और पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय से कर दिया और उसे दहेज में बम्बई दिया गया। इसके अलावा पुर्तगालियों के पास गोवा और अब दमनदीप भी बचे थे जो इनके पास 1961 तक रहे। पुर्तगाली समुद्र तट पर जो कर लेते थे उसे कार्टेज कहा जाता था। अल्फांसो डिसूजा के साथ प्रसिद्ध कैथोलिक संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया। पुर्तगालियों ने 1536 में बंगाल के शासक से चटगांव और सातगांव की संधि की। इसके अलावा अकबर और शाहजहाँ ने भी इसे बस्तियाँ बनाने की आज़ादी दी। अब बात करते हैं कि भारत में पुर्तगाली कैसे अपना ज़्यादा विकास नहीं कर पाए। अल्बुकर्क तक योग्य गवर्नर जनरल आए। उसके बाद जितने भी गवर्नर आए वे अयोग्य थे और वे ठीक से शासन व्यवस्था को नहीं चला पाए और पुर्तगाली शक्ति का ह्रास होने लगा। इसके अलावा पुर्तगाली खुले रूप से घूस लेते जिससे कि उनकी मान हानि हुई। इन्होंने भारतीय दशा पर भी ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा 1540 में पुर्तगाली राजा द्वारा आदेश पर गोवा में हिंदू देवालयों को नष्ट कर दिया गया जिससे कि हिंदुओं की सहानुभूति इनके प्रति खत्म हो गई। इसके अलावा कैथोलिक ईसाइयों ने अपने धर्म को फैलाना शुरू किया जिससे कि दंगे बढ़ गए। इसके अलावा पुर्तगाल वैसे भी छोटा सा देश है। इनके धन के साधन बिल्कुल सीमित थे। वे भारत जाने के लिए कंपनी को पर्याप्त सहायता नहीं दे पाए। इसके अलावा 1580 ईस्वी में फिलिप द्वितीय ने पुर्तगालियों का हित स्पेन वासियों के अधिकार में कर दिया। स्पेन पहले ही युद्धों में फंस चुका था। अब पुर्तगाली के साथ उनका संग होने के बाद पुर्तगालियों को भी यूरोपीय युद्धों में फंसना पड़ा। इसके अलावा उस समय समुद्री व्यापारिक पद्धति बुरी तरह भ्रष्ट हो चुकी थी। कोई भी किसी को लूट लेता था। एक कारण यह भी था उस समय जब पुर्तगाली आए तो उन्हें अरबों और तुर्कों और सिर्फ भारतीयों से निपटना था। अब अंग्रेज़ों और डचों के सामने नहीं टिक पाए। इसके अलावा पुर्तगालियों ने दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील का पता लगा लिया था और उन्होंने वहाँ पर ज़्यादा फोकस किया और वह भारत से अधिक महत्वपूर्ण स्थान पुर्तगालियों के लिए बन गया। पुर्तगालियों ने दक्षिण अमेरिका में अपना सारा धन लगाकर भारत में अपनी स्थिति को कमज़ोर कर लिया। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच शक्ति का उदय। पहले डच लोग पुर्तगाल के लिस्बन नामक बंदरगाह से एशियाई माल लेकर यूरोप के देशों में बेचा करते थे।
1580 में जब पुर्तगाल स्पेन के संग में शामिल हो गया, तब फिलिप द्वितीय ने लिस्बन के बंदरगाह को डच नाविकों और व्यापारियों के लिए बंद कर दिया। इसलिए डचों ने दूसरा कोई मार्ग खोजा। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1605 ईस्वी में इन्होंने भारत के मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। इनका मुख्यालय पहले पुलिकट में था, पर चंद्रगिरी के राजा की अनुमति के बाद नेकापट्टनम में स्थापित किया गया। फिर इन्होंने दूसरा अपना कारखाना पुलिकट में खोला। डचों ने भारत से नील, शोरा, सूती वस्त्र का व्यापार किया। इन्होंने गुस्तबुल नामक किला भी बनवाया। 1653 में जो चिनसुरा है बंगाल में, वो इनका शक्तिशाली केंद्र बन गया था। फिर गोलकुंडा के शासक ने डचों का सीमा शुल्क पूरी तरह से माफ़ कर दिया। इस कंपनी का मूल नाम वोक था, VOC। इसके बाद बंगाल और सूरत में मुग़ल सम्राट ने भी इन्हें व्यापार की अनुमति दे दी थी, परंतु कुछ समय के बाद वो वापस ले ली गई। डच लोग दक्षिण पूर्वी एशिया में ज़्यादा बसे। उन्होंने भारत में भी अपने उपनिवेश बनाए थे, फैक्ट्रियाँ खोली थी, परंतु इसके मुकाबले उन्होंने वहाँ ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि वो जगह यहाँ के मुकाबले ज़्यादा मसालों से भरपूर थी। इनका बटाविया कुछ समय बाद महत्वपूर्ण बंदरगाह हो गया। इस जगह में वे अच्छी तरह से स्थापित हो गए, परंतु कुछ समय के पश्चात डचों ने यहाँ जो अंग्रेज व्यापार कर रहे थे उनका वध कर दिया, जिससे डचों और अंग्रेजों एक दूसरे के विरुद्ध हो गए। वहाँ के मुकाबले उस समय अंग्रेज़ों की भारत में ज़्यादा मजबूत स्थिति थी, तो उन अंग्रेज़ों ने दूसरी कंपनियों जैसे कि डच और पुर्तगालियों को भारत से बाहर निकालना शुरू कर दिया। सबसे पहले मलक्का और लंका से उन्हें खदेड़ा। जब अंग्रेज़ों ने डचों के नागपुर और चिनसुरा के अड्डों पर हमला किया, उसके बाद तो 1759 में अंग्रेज़ों और डचों में बेदरा की लड़ाई हुई और अंग्रेज़ों ने डचों को हराकर इनके अड्डों पर और व्यापार पर कब्जा कर लिया। डचों के भारत में पतन के कारण डच लोग प्रारंभ से ही दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर ज़्यादा ध्यान देते थे। उपनिवेशों में डचों की प्रशासन पद्धति त्रुटिपूर्ण थी। इसमें कंपनी की भलाई के लिए हमेशा व्यापार होता था। इसके बाद आगे चलकर जब अंग्रेज़ों का आगमन हुआ तो डचों की स्थिति कमज़ोर हो गई और बाद में अंग्रेज़ों ने डचों के भारत में सारे उपनिवेशों को जीत लिया और डच लोग दक्षिण पूर्व एशिया में ही अपना प्रभुत्व रख सके।